नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक बड़ा ऐलान किया है। सस्ते घरों की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की बात की है। इसके लिए 10 लाख करोड़ का भारी भरकम फंड भी आवंटित कर दिया गया है, जिसमें से अगले 5 साल में 2,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के सरकारी आंकड़े और ऐलान के बीच कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। 15 जुलाई को पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मांग और ऐलान के बीच काफी अंतर है, भारी अंतर है। कुछ सवाल हैं जो आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे 2015 में आई इस योजना के तहत 2022 में सबको घर मिलना था। योजना के 9 साल बाद महज 85 लाख घर बनकर तैयार हुए हैं। आखिर इस योजना की रणनीति और लक्ष्य क्या है, या फिर ये अनंत काल तक के लिए योजना बनाई गई है? इसको समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा रेंटल हाउसिंग पॉलिसी भी कुछ दुविधा खड़े कर रही है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने इस बार बजट में किया है। इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस शो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं निमिष गुप्ता, फाउंडर QTS और पूर्व MD हैं RICS के। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, CEO ट्रैक2 रियल्टी, और हमारे साथ हैं निर्मित श्रीवास्तव, लीगल एक्सपर्ट हैं। एक बार बहुत स्वागत करूंगा निमिष सर, रवि सर और निर्मित जी आपका। निमिष सर, सबसे पहले मैं आपके पास आके ये समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक शानदार योजना है। गरीबों को इससे घर मिल रहा है और नो डाउट इससे लाखों लोगों को घर मिला है और इस योजना ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन शायद ये उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही जिस रफ्तार से इसको लॉन्च किया गया था। 9 साल हो चुके हैं। 2015 जून में योजना लॉन्च हुई थी और आज 9 साल बाद भी महज 85 लाख घर बनकर तैयार हो पाए। एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसका डेटा है। अगर हम देखें तो 15 जुलाई को जो डेटा सरकार ने पेश किया है, उसमें कुल मांग जो है घरों की वो 1 करोड़ 12 लाख घरों की है। 1 करोड़ 19 लाख घर जो है अप्रूव हो चुके हैं। 1 करोड़ 14 लाख घर ग्राउंडेड हैं और उसके बावजूद 3 करोड़ घर और बनाने की बात की जा रही। तो ये डेटा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? क्या मुझे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, या फिर आपको भी इसमें कुछ दिक्कतें लग रही हैं, या सब कुछ ठीक है? मुझे एक बार एक्सप्लेन करिए ना सर। दीपक जी, सबसे पहली बात, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी नीयत बहुत अच्छी है। पर जिस तरह से बहुत सारी परियोजनाओं के ऊपर बात होती है, उसमें ये जरूरी है जानना कि परियोजनाओं को अनाउंस कर देना और उसके पीछे एक सरकारी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाना, वो भी उतना ही जरूरी होता है। अगर हम इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमारे पास चैलेंजेस रही हैं, वो रही है क्षमता की, योग्यता की। हम कोई भी कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर हम आधारभूत संरचना की बात करें, हम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, प्रोजेक्ट्स में डिलेज होना ये लाजमी होता है। क्यों होता है, इसके पीछे कारण जानना ज़रूरी है। तो इस पूरे, जब हम इतने इन आंकड़ों की बात करते हैं जहां पे 3 करोड़ घर की अनाउंसमेंट किया गया है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा, उसके लिए KPIs क्या रहेंगे, उनको रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की हैं, स्पेशली स्किल इंडिया को लेकर, बिकॉज जब तक आप स्किल इंडिया की तरफ नहीं बढ़ते हैं, जब तक आप आधारभूत प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आप भूमि अधिग्रहण प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आप आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक आप मास्टर प्लानिंग के इश्यूज को सॉल्व नहीं करते हैं, इन सारी परियोजनाओं को, जिनमें नीयत बहुत अच्छी है, जिनमें पैसा भी डाला जाता है, उसका वो उस तरह से फलीभूत नहीं होती हैं जिस तरह से सोचा गया है। तो जरूरी यह है कि जब भी इन आंकड़ों को डाला गया है, उन आंकड़ों के पीछे क्रियान्वयन की परिभाषा, क्रियान्वयन का मैकेनिज्म, प्रक्रिया, उसको समझना और उसको एक KPI में डालना बहुत जरूरी है। जरूर। रवि सिन्हा सर, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो पूरी योजना है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? जैसा कि निमिष सर ने भी बताया कि टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब 2015 में कोई योजना लॉन्च होती है, 2009 तक, 2022 में वादा किया जाता है कि सबको घर मिल जाएगा। 2022 तक सबको घर नहीं मिला। आज भी हम शहरों के आसपास झुग्गी बस्तियां तमाम तरह की देखते हैं। लोग अभी भी, उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। झुग्गियां बस्तियों के अलावा जिस तरह का हम रिहायश देखते हैं वो परेशान करती है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 2022 तक एटलीस्ट
60%, 80%, 90% लोगों को घर मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा शायद हम छू नहीं पाए हैं। आज भी जो शहरों की रिहायश है काफ़ी दिक्कत देती है, देखने में ही आपको बुरा लगता है कि वो बस्तियां शहरों का एक धब्बा उन पर नजर आती हैं। तो क्या इस योजना की रणनीति है, क्या इसके पीछे के ऐलान है? और समस्या सबसे बड़ी ये है कि डिमांड कम दिखाई जा रही है या कम बताई जा रही है या कम नजर आ रही है डेटा में, और ऐलान उससे ज्यादा की हो रहा है। किस तरह का काम चल रहा है, कैसे इसके पीछे लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग क्या है इसके पीछे? और निमिष जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये एक ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है शुरू से ही। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आमतौर पे मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करता हूं, लेकिन यहां मैं स्टैटिस्टिक्स पे इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट के अपने डाटा में बहुत एनोमली है। मार्केट में जितने फिगर दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के अपने वेबसाइट पे जितने फिगर हैं, उन सब में बहुत बड़ा मिसमैच है। ऐसा लगता है कभी कभी कि पीएमएवाई का जो फिगर है वो क्रिकेट में एक डकवर्थ लेविस मेथड से जो कैलकुलेशन होता है वैसे हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ये पीएमएवाई सक्सेस है या फेलियर है। हम टाइम फ्रेम पे बहुत बाद में जाएंगे। सवाल ये उठता है ये सक्सेस है या फेलियर है। इंडिया में आज भी 49% लोग या तो स्लम में रहते हैं या स्लम जैसे हालात में रहते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जब पीएमएवाई को कंसेप्चुअलाइज किया गया था तो क्या सोचकर कंसेप्चुअलाइज किया गया था। मुझे लगता है कंसेप्चुअल लेवल पे ही एक प्रॉब्लम ये रही है शुरू से ही कि हमें पीएमएवाई में अर्बन और ग्रामीण को हमने सेम लेंस से देखा है। अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम और ग्रामीण हाउसिंग प्रॉब्लम को अलग लेंस से देखे जाने की जरूरत है, जिसपे मैं आगे बात करूंगा कि ग्लोबली लोगों ने कैसे उसको फैक्टर इन किया है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल स्टेट के पार्टनरशिप में है। हम सब जानते हैं कि सेंट्रल स्टेट के पार्टनरशिप में जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा ये है कि हमारा जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जिसका काम मॉनिटरिंग का है वो आज भी बहुत इनएफिशिएंट है। हमारा जो टारगेट डेमोग्राफी हमने लिया है पीएमएवाई में, चाहे अर्बन में चाहे रूरल में, जो हमने टारगेट डेमोग्राफी को चुना है उस डेमोग्राफी के साथ एक क्रेडिट रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की भी इशू है फाइनेंसिंग के एंगल से। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज भी उस सेक्शन को पूरी तरह से कैटर करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडिया में शुरू से रही है कि हमारे पास एक लीगेसी इशू रहा है कि इंडिया में कभी भी सोशल हाउसिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। मेरे ख्याल से पूरा पीएमएवाई को सोशल हाउसिंग के तौर पे लाना चाहिए था। निर्मित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा सर, और ये बहुत बड़ा इशू है। वो इशू इसलिए है क्योंकि मांग हम देख रहे हैं 1 करोड़ 12 लाख घरों की सरकार खुद कह रही है। दूसरी तरफ सरकार 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कर रही है। तो जब मांग ही 1 करोड़ 12 लाख घरों की है तो फिर 3 करोड़ घर किसके लिए बनाए जा रहे हैं? क्या ऐलान के पीछे, प्लानिंग के पीछे किसी तरह का सर्वे, किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं है, किसी तरह की रिसर्च नहीं की गई है, या सिर्फ ऐसा ही ऐलान हो रहा है? जी, अगर बाहर से हम लोग देखें जो स्टैटिस्टिक्स और जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें तो एक मेजर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। और ये इनफैक्ट आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही देखेंगे अगर आप, तो भी उसमें बड़ा क्लियरली ये चीज आ रही है कि कितने अकोमोडेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, कितने अकोमोडेशंस ऑलरेडी ग्राउंडेड है और कितने अकोमोडेशंस में कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। तो गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस चीज को क्लैरिफाई करेगी क्योंकि ये कोई छोटा इशू नहीं है। द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट इज बीइंग पुट इन वो कोई मिनिस्क्यूल नंबर नहीं है, इट रिलेट्स टू थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ करोड़। तो इसको तो इट इज अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट विल कम फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई कि कितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड और कितने बनने हैं। निमेश सर, आपके पास आएंगे और आपसे सर समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो योजना है बहुत बड़ी योजना है, और हम बार बार इस योजना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम इसकी मंशा पर, इच्छा शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम इसके टाइम फ्रेम पर सवाल उठा रहे हैं। हम इसके ऐलान के बीच और काम के बीच का जो फर्क है हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा तमाम लोगों से हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिला है, अच्छा घर मिला है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये योजना सफल हो, लोगों को जल्दी घर मिले और ये अनंत काल की योजना ना हो जाए कि अभी चल रही और ये पता नहीं कब खत्म होगी। कैसे इसको
परफेक्ट टाइम फ्रेम में लाकर लोगों को सही समय पर घर मिलेगा ताकि सरकार की योजना भी सफल हो और लोगों को घर भी मिले, या सिर्फ ऐलान में ही ना फंसी रह जाए? बिल्कुल दीपक जी, आपने बहुत सही कहा और इसीलिए मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को निकालना चाहता हूं, यहाँ पे बताना चाहता हूं जिनको अगर पकड़ा जाए तो इस परियोजना को बहुत सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि इसकी नीयत बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं जो कि जनरली माइग्रेंट पॉपुलेशन होती है, जो वहां पे काम कर रही होती है, उनके लिए शहरों के अंदर काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर रहा है। दूसरी बात, जब भी हम शहरी परिवेश की बात करते हैं, लैंड हमेशा एक प्रीमियम पे मिलती है। जब तक ये लैंड प्रीमियम पे मिलेगी और इसको एक मापदंड और मानदंड के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा, उस मापदंड और मानदंड के अंदर किसी भी डेवलपर के पास वो मार्जिन नहीं बनता है, नहीं बचता है, ना ही वो इंसेंटिव बचता है ताकि वो इस चीज में अपने आप को आगे डाल सके। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट का विलंबित अनुमोदन, इनके अप्रूवल्स। जब भी आप अप्रूवल्स की बात करते हैं, इन अप्रूवल्स को सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू आप जब काम कर रहे हैं, क्या सिंगल विंडो सिस्टम उस तरह से काम कर रहा है? क्या सोशल हाउसिंग के जामा के अंदर क्या एक ऐसा मैकेनिज्म किया जा सकता है जहां पे इसको अप्रूवल के लिए एक तीव्र गति से काम किया जाए? इसमें ग्रीन मानदंडों जो कि एनजीटी के द्वारा किया जाता है, मापदंड और उनके उन ग्रीन मानदंडों को किस तरह से किया जा सकता है? कंस्ट्रक्शन सामग्री जिनका रोज की रोज इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ते हैं, उनको कैसे इनको एक थोड़ा सा सब्सिडाइज नहीं कहूंगा, लेकिन क्या एक अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उनको दिया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, पुरानी टेक्नोलॉजी से जिससे हम आज तक जूझते आए हैं, जिसमें आज तक हमारे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट डिले होते आए हैं, क्या उस पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाकर नई टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है जिसमें कॉस्ट भी उसको मैनेज किया जा सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन है तो इंडस्ट्री, बट क्या एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है? नहीं, क्योंकि जब भी हम इसमें स्किल्स की बात करते हैं, स्किल्स में हमारे पास हमेशा माइग्रेंट लेबर होती है। Correct. वो लेबर जो कि कभी खेतों में काम कर रही है तो और खेतों में काम नहीं होता है तो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ आती है। तो क्या एक ऐसा सामूल परिवेश बनाया जा सकता है, एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है ताकि कंस्ट्रक्शन का जो लेबर है उसको एक अच्छा मानदेय मिले, उसको एक अच्छा पैसा मिले ताकि वो अपनी फैमिली को एक परमानेंटली यहां पे ला सके और अफोर्डेबल हाउसिंग का समुचित उपयोग कर सके। बड़ी अहम बात कही आपने रवि सर। इसी पे सवाल मेरा ये होगा कि जाहिर तौर पर सरकार की एक बड़ी योजना है, 3 करोड़ घर बनाने की इन्होंने बात जरूर की है, लेकिन इंडस्ट्री उस योजना को कितना सपोर्ट करती हुई दिख रही है, डेवलपर्स कितना इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि हम तमाम रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, बीते कुछ वर्षों में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो मार्केट है वो लगातार गिरता चला गया है, डेवलपर्स का इंटरेस्ट उसमें बचा नहीं है। तमाम कारण जो निमिष सर ने बताए वो तो है ही, लेकिन डेवलपर जाहिर तौर पर इंटरेस्ट क्यों लेगा? क्योंकि उतना ही समय वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में लगा रहा है, कम मार्जिन पा रहा है, और उतना ही समय वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट में लगा रहा है, शानदार मार्जिन पा रहा है, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि लग्जरी मार्केट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो डेवलपर्स का इंटरेस्ट इसमें कैसे बढ़ेगा? देखिए, डेवलपर का इंटरेस्ट आज की तारीख में नहीं है और उनको इंसेंटिवाइज तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक आप इसको, अभी निमिष जी ने कुछ सवाल उठाए थे, उन्हीं सवालों में जवाब भी छुपा है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले सीएजी ने इरेगुलरिटीज का फ्लैग आउट किया है पीएमआईवाई स्कीम में। हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के जिन कंट्रीज ने ये सक्सेसफुली किया है, उन्होंने कैसे किया है। जब आप इस तरीके से देखेंगे तब आपकी काफी लर्निंग सामने आएंगी। हमारे लिए वैसे ये बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसे कंट्री में जहां की हिस्टोरिकली, कल्चरली सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी घर होता है, वहां हम हाउसिंग शॉर्टेज और पीएमआईवाई के फेलियर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि हमारे से सिमिलर पैरेलल डेमोग्राफी में किसी कंट्री ने किया है तो मेरे ख्याल से वो चाइना आता है। चाइना में भी, मैं चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में मेरी काफी स्टडी है, चाइना में ये पूरे रिफॉर्म्स को लाने में 30 साल का वक्त लगा था। करेक्ट। और इसको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट बनाया था चाइना ने। तो बिल्कुल चर्चा के बीच यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रेंटल हाउसिंग है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसको लेकर जो दुविधाएं हैं, जो कंफ्यूजन है, उस पर क्लैरिटी क्या हो सकती है। क्या सिर्फ कंफ्यूजन है या फिर मंशा में भी कहीं पर दिक्कत है? छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की और रेंटल हाउसिंग की, क्योंकि सरकार के कुछ आंकड़े हैं और ऐलान में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन है और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निर्मित जी, आपसे खैर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है और जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी तक डेटा एक तो सरकार का वो दिक्कत दे रहा है, वो कंफ्यूज करने वाला डेटा है। 3 करोड़ घर बनाने की सरकार ने एक उम्मीद जताई है, वादा किया है, ऐलान किया, लेकिन वो कितने साल में पूरा होगा, टाइम फ्रेम उसका क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस पर कोई बात नहीं की है, जो थोड़ा सा चिंता व्यक्त करती है। और एक और सबसे बड़ी बात जो वित्त मंत्री ने इस बजट ऐलान में कही है कि रेंटल हाउसिंग को लेकर एक पॉलिसी वो लेकर आने वाले हैं। जहां तक मैं याद करता हूं 2015 में एक मॉडल टेनेंसी एक्ट का ड्राफ्ट आया था, उसके बाद 2021 में अर्बन टेनेंट पॉलिसी आई थी, शायद वही पॉलिसी अभी हम कैरी ऑन होते हुए देख रहे हैं। तो अर्बन पॉलिसी के बाद अब एक और रेंटल पॉलिसी का जिक्र करना, क्या एक देश में एक ही चीज के लिए कई पॉलिसी कई एक्ट होते हैं, ऐसा है, या फिर ये कोई कंफ्यूजन है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं दीपक जी। बेसिकली फंडामेंटली हम इस चीज को समझते हैं तो पहले इंडिया में, भारत में 1972 का एक रेंट कंट्रोल एक्ट था जिसका नाम था यूपी अर्बन रेगुलेशन लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट। तो उससे सारे प्रोविजंस गवर्न होते थे विद रिस्पेक्ट टू टेनेंसी। कोई डिस्प्यूट हो गया, कहीं पे किसी का एविक्शन होना है, कहीं पे किसी से किराया मिलना है, तो वो सब उससे होता था, इस एक्ट से गवर्न होता था जो 1972 का एक्ट था। उसको यूपी ने भी अडॉप्ट किया, बाकी स्टेट्स ने भी अडॉप्ट किया। लाइकवाइज ऐसे ही 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट का ड्राफ्ट निकाला। उसके ऊपर लिबर्टी दी गई सरकारों को कि इसको अडॉप्ट करें। तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 4 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट भी किया, जिसमें से यूपी एक था, आंध्रा, तमिलनाडु और आसाम थे। और करे होंगे अभी हाल फिलहाल में तो अलग बात है, पर इन 4 स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया। और मैं अगर यूपी की बात करूं तो 16 अगस्त 2021 को इन्होंने अडॉप्ट करा और फिर देयर वाज अ बिग पैराडिम शिफ्ट। जो कहीं पे डिस्प्यूट्स सिविल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में चलते थे, वो शिफ्ट हो गए और एग्जीक्यूटिव साइड में आ गए। बिफोर द मजिस्ट्रेट सारे इश्यूज और डिस्प्यूट्स आने लगे। कुछ काफी बड़े बदलाव भी थे इसमें, जो कि आपको अगर रेंटल एग्रीमेंट होना है, कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट होना है, तो इन राइटिंग होना है। इंटीमेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द रेंट अथॉरिटी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट अथॉरिटी क्रिएट किया गया। वो यूजुअली सिटी मजिस्ट्रेट्स होते थे जिनको एडिशनल चार्ज दिया जाता था और वो टेनेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रिटेन करते थे। ये हुआ 2021 में, इनफैक्ट अगस्त के बाद से। अभी हाल फिलहाल में ही बजट की स्पीच आई है और इसको लोग एनालाइज कर रहे हैं और काफी लोग इसमें स्पेक्युलेट भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को क्लैरिटी मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ अगर आज इस पे किसी को टिप्पणी करनी है तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराना एक्ट था 1972 का, जो नया एक्ट है 2021 का, दोनों स्टेट लॉ थे और दोनों एक्ट में कुछ कुछ एग्जेम्पशंस थे। इस चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे कैंटोनमेंट एरिया है वो एग्जेम्प्टेड था, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे हर शहरों के आउटस्कर्ट्स में, पेरिफेरी में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, बिल्कुल, वो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है एक्ट से, कि इसकी एक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज उस पे नहीं आएगी कि भाई उसमें उन्होंने जो एग्रीमेंट आपस में कर लिया वो करेंगे, ना कि रेंट कंट्रोल एक्ट या ना कि अर्बन टेनेंसी एक्ट। तो वैसे ही कैंटोनमेंट बोर्ड, वैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया, वैसे ही चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी ऐसे ही चलते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक नई पॉलिसी भी कहना सरकार की ओर से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ऑलरेडी अगर रेंटल पॉलिसी एक थी, रेंटल एक्ट और था, तो नया रेंटल एक्ट लाना। लेकिन इसी बीच एक और जिक्र जो आपने कर दिया है डॉर्मेट्री वाला, उस पर भी मैं आना चाह रहा था। निमिष सर, बिल्कुल क्विक रिएक्शन आपसे चाहेंगे इस पर कि डॉर्मेट्री टाइप की सुविधा देने की सरकार बात कर रही है रेंटल हाउसिंग के मद्देनजर। मुझे ARHCs याद आ गया, जो अब से कुछ साल पहले सरकार ने ऐलान किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि हम अपनी ज़मीनें देंगे और उस पर डेवलपर्स बनाएंगे, उनको इंसेंटिव्स भी मिलेगा। ARHCs को लेकर अभी तक कितना काम हुआ, वो योजना सफल हुई नहीं हुई, अभी तक हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जान पाए हैं। और एक नई डॉर्मेट्रीज वाली ऐलान फिर से आ जाता है, तो कैसे देख रहे हैं सर इसको? दीपक जी, सबसे पहली बात, मॉडल टेनेंसी एक्ट और रेंटल हाउसिंग में फ़र्क है। मॉडल टेनेंसी एक्ट आपके पूरे रेंट कंट्रोल एक्ट को बात करता है
रेंटल हाउसिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें आप वेकेंट हाउसेस को यूज करते हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए। रेंटल हाउसिंग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे लगता है कि रेंटल हाउसिंग ही एक तरीका है जो माइग्रेंट पॉपुलेशन को, लेबर बिल्कुल। पॉपुलेशन एक स्थायित्व दे सकता है। लेकिन इस स्थायित्व के साथ एक बहुत जरूरी बात यह है कि इसकी आधारभूत प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, इसको इंश्योर करना कि जो भी रेंटल हाउसिंग में आ रहा है क्या वहां पे उस तरह की हाइजीन मेंटेन हो रही है। बिल्कुल। और अगर आप डॉर्मेटरी स्टाइल बना रहे हैं तो हो सकता है अच्छी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से इसका फास्टर, जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो मुझे अगर इसमें अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया जा सकता है जी। तो इसका दूरगामी परिणाम आ सकता है। पर ये ना हो बिल्कुल। कि फिर से इसको किसी तरह से कहीं पे हमने ये चालू कर दिया और उसको दिखा दिया कि ये रेंटल हाउसिंग बन गई है, लेकिन उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना है, उसके साथ जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, रेंटल हाउसिंग फिर फेल हो जाएगी क्योंकि माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन वहां पर नहीं बैठेगी। अगर बाहरी एरियाज में करते हैं, शहर से बाहर करते हैं, दूर करते हैं, फिर वो दिक्कत आएगी कि वो लेबर शहर में काम करने कैसे आएगा। तो इन सब चीजों के लिए ये दिल के मेरे बहुत करीब है। तो आज आपने देखा जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के इन आंकड़ों पर जो दुविधा है उस पर बात करने की कोशिश की, रेंटल हाउसिंग को लेकर जो दुविधा है उस पर बात करने की कोशिश की। नो डाउट योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम है वो परेशान करता है, आंकड़े हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन पर क्लैरिटी आनी चाहिए। योजना अच्छी है लेकिन ये सही समय पर टाइम फ्रेम में अगर लागू होती है, लोगों को उसका फायदा मिलता है तब तो ठीक है, अन्यथा अनंत काल तक चलने वाली योजना की जरूरत नहीं है। शहरों की जो स्थिति है वो हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया करेंगे निमिष सर, निर्मित जी और रवि सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।